देख रहे हैं राजप्रताप, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ऋषि सुनक पर पी चिदम्बरम के बयान से कांग्रेस का किनारा, कहा हमें किसी और देश से अनेकता का सबक सीखने की जरूरत नहीं। एमपी के दमोह में ट्रिपल मर्डर, दलित परिवार के मां, बेटे और पिता की गोली मारकर हत्या, सभी आरोपी फरार। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस, ये 12 सीटें फिर जीतना चाहती है, उसके लिए ये बड़ी चुनौती। महबूबा ने सुनक का नाम लेकर केंद्र पर कसा तंज, बीजेपी का सवाल, आप अल्पसंख्यक को कश्मीर का सीएम मानेंगी? और इंसानियत हुई शर्मसार, 14 साल की बच्ची खून से लथपथ दिखी तो लोग बनाने लगे वीडियो, मदद मांगती रही लेकिन किसी ने नहीं की मदद। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और शशि थरूर के बयान पर कांग्रेस ने 25 अक्टूबर को अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुनक पर दिए गए पार्टी नेताओं के बयान से किनारा करते हुए कहा कि भारत को किसी और देश से सबक सीखने की जरूरत नहीं है। उनको और उनकी पार्टी ने ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया है और हम इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता हूं कि हमें किसी और देश से अनेकता का सबक सीखने की जरूरत है, लेकिन बीते 8 सालों में ऐसी नौबत आ गई है। हमारे देश में तमाम अनेकताएं हैं और उसी में हमारी एकता निहित है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के कई व्यक्ति राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो साफ तौर पर जयराम रमेश ने ऋषि सुनक को लेकर तंज कसा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें किसी और देश से अनेकता का सबक सीखने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में दीपावली के दिन तिहरे मर्डर से हनकंप मच गया। आरोपी पक्ष की महिला से छेड़छाड़ के विवाद को लेकर दलित परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में एक ही परिवार के 6 लोग के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचे और इस वारदात में 2 युवक घायल भी हुए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने कहा कि इस मामले में जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी पुलिस द्वारा की जा रही है, जिसके अलावा शासन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत मृतक के परिजनों को निर्धारित मदद प्रदान दी जाएगी। साथ ही दमोह जिले के एसपी DR तेनीवार के अनुसार देहात थाना अंतर्गत ग्राम देवरान में मंगलवार की सुबह 6:30 बजे महिला से छेड़छाड़ संबंधी विवाद पर जगदीश पटेल एवं घमंडी अहिरवाल परिवार के 2 लोगों के बीच गाली गलौज हुई थी। यह विवाद इतना बढ़ गया कि जगदीश पटेल के परिवार के लोगों द्वारा मां, बेटे और पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इस गोलीबारी में 2 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमोह में हुए इस तिहरे हत्याकांड में घमंडी पुत्र बुध अहिरवाल, साथ ही राम प्यारी पत्नी घमंडी अहिरवाल और मानकलाल पुत्र घमंडी अहिरवाल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि महेश पुत्र घमंडी अहिरवाल और बबलू पुत्र घमंडी अहिरवाल को गंभीर रूप से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। तो MP के दमोह जिले में ये ट्रिपल मर्डर का केस देखने को मिला। दलित परिवार की हत्या कर दी गई। एक ही परिवार के 3 सदस्य जो है वो फिलहाल मर गए हैं, लेकिन 2 युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी जो है वो अभी फरार चल रहे हैं। इसमें मां, बेटे और पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 2 युवक जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही 2 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। मामले की जांच में जो है वो पुलिस जुटी हुई है।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल का समय ही बचा है। इसे देखते हुए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बस्तर मंथन के लिए जाने वाले हैं। वहीं पीएल पुनिया 27 अक्टूबर से 5 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इससे पहले पीएल पुनिया ने 2018 में हारे 19 विधानसभा सीटों पर रिपोर्ट ले चुके हैं। इस लिहाजा पीएल पुनिया के बस्तर दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल इसी महीने 9 अक्टूबर से पीएल पुनिया और मोहन मरकाम का बस्तर दौरा निर्धारित था, लेकिन इसे अज्ञात कारणों से स्थगित कर दिया गया। अब फिर से बस्तर दौरे का कार्यक्रम बनाया गया। इसमें बस्तर के 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की नजर रहेगी, क्योंकि बस्तर संभाग की सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और इस जीत को 2023 में कांग्रेस बरकरार रखना चाहती है। इसलिए बस्तर की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 2023 के चुनाव की तैयारी में जुटने का निर्देश देने के लिए बस्तर जा रहे हैं। तो साफ तौर पर छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है वो मिशन 2023 में अपनी तैयारियां जो है वो तेज करने में जुटी हुई है। पीएल पुनिया जो है वो बस्तर के दौरे पर रहेंगे और 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वहीं पर ही रहकर चुनाव की सारी कमान संभालेंगे। पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यूके में भारतीय मूल के ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा ये भारतीयों के लिए गर्व का मौका है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने सीएए और एनआरसी पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये गर्व का मौका है कि यूके का पहला भारतीय मूल का पीएम होगा जिसका पूरा भारत सही मायने में जश्न मनाना चाहिए। यह याद रखने योग्य है कि यूके में एक अल्पसंख्यक सदस्य को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया गया। दूसरी तरफ हम एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हुए हैं। पटना साहिब से भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने महबूबा मुफ्ती के अल्पसंख्यक की ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर सवाल करते हुए कहा कि क्या वह जम्मू कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी। रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऋषि सुनक के यूके के पीएम के रूप में चुने जाने के बाद भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़ा महबूबा मुफ्ती का ट्वीट देखा। क्या महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यकों को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे? इसका स्पष्ट जवाब दीजिएगा। वहीं एक अन्य ट्वीट में सांसद ने कहा कि ब्रिटेन के पीएम के रूप में ऋषि सुनक के चुनाव के बाद कुछ नेता बहुसंख्यकवाद के खिलाफ अति सक्रिय नजर आते हुए दिख रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा गया ऋषि सुनक के नए प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की राजनीति में किस तरह से राजनीति गर्म होती हुई नजर आ रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारतीयों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री वहां पर चुना गया है। वहीं बीजेपी ने और इस पे महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि अल्पसंख्यकों पर सीएए और एनआरसी के पर बात करते हुए महबूबा मुफ्ती भी साफ तौर पर नजर आई और उसी पर बीजेपी ने अपना पलटवार किया कि क्या वह अल्पसंख्यक को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर पाएंगी। तो साफ तौर पर बीजेपी का यहाँ पे पलटवार देखा गया महबूबा मुफ्ती के बयानों पर। कन्नौज जिले में गुरसाहजगंज के सेक्रेट हाउस परिसर में 14 साल की एक बच्ची खून से लथपथ हालत में मिली थी। पुलिस की प्राथमिकता जांच में दुष्कर्म कर बालिका की हत्या का प्रयास की बात सामने आई। इस घटना में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें बच्ची लहूलुहान हालत में दर्द से कहराती हुई दिख रही है, जबकि राहगीर घायल लड़की का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वही वीडियो में एक पुलिसकर्मी लड़की को ऑटो रिक्शा में अस्पताल ले जाता दिख रहा है। इस वीडियो पर लोग नाराजगी जता रहे हैं। बता दें कि गुरसाहजगंज के एक मोहल्ला निवासी गट्टा और बतासा व्यापारी की 14 वर्षीय बेटी रविवार को दोपहर 12 बजे मां से मिट्टी की गुल्लक खरीदने की बात कहकर बाजार निकली थी। शाम 4 बजे ना लौटने पर परिजनों ने
खोजबीन शुरू की पर कोई सुराग नहीं मिला था। इसी बीच शाम 5:30 बजे लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाउस के अंदर झाड़ियों में बकरियां चरा रहे बच्चों ने खून से लथपथ बालिका को देखा तो इसकी जानकारी चौकीदार सूबेदार सिंह को दी। सूबेदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंचे कस्बे के चौकी प्रभारी मनोज कुमार पांडे ने तत्काल बालिका को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस अधीक्षक कुंवर सिंह अनुपम ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस चौकी प्रभारी मनोज पांडे तत्काल मौके पर पहुंचे और बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद लड़की को इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्किट हाउस में लगे कैमरे के सीसीटीवी फुटेज में लड़की को युवक से बात करते हुए देखा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि एक युवक लड़की के साथ गया था, लेकिन अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं निकल कर आई है, इसलिए दुष्कर्म की पुष्टि अभी तक साफ नहीं हो सकी है। युवक की पहचान का पता फिलहाल लगाया जा रहा है। तो साफ तौर पर मानवता शर्मसार होती हुई दिखी हुई नजर आई। 14 साल की बच्ची झाड़ियों में खून से लथपथ पड़ी हुई थी, लेकिन राहगीर उसकी मदद करने की बजाय उसका वीडियो बना रहे थे, उसकी फोटो क्लिक कर रहे थे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों की ओर। गुजरात के बड़ोदरा में दिवाली की रात सांप्रदायिक दंगा हो गया। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ और इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। मामला पानीघाट क्षेत्र के हरखाना रोड इलाके का है। ये मामला तब बढ़ गया जब मामूली विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों ने जमकर पथराव किया और भीड़ ने वाहनों में आग तक लगा दी। दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। इस दौरान दंगाइयों ने पुलिस पर पेट्रोल बम भी फेंके। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति पर काबू पाया गया। पूरे इलाके में पुलिस ने सघन गश्त की है और इस घटना से जो एक बात निकलकर सामने आ रही है वो ये थी कि दंगाई पुलिस के सामने पेट्रोल बम फेंक रहे थे और स्ट्रीट लाइट्स बुझाकर हंगामा कर रहे थे। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी खंगाल रही है। हालांकि अब हालात काबू में हैं और मामले की जांच भी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे पहले बड़ोदरा में स्कूटरों की टक्कर के बाद भी दो गुटों के बीच हिंसा का मामला सामने आया था। इस दौरान भी पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की गई थी। इस झड़प के बाद रावपुरा और तीखा काटा में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इससे पहले जून 2022 में भी गुजरात के आणंद में हिंसा हुई थी। दरअसल यहां के बोरसाद इलाके में दो समुदाय आपस में भिड़ गए थे। इसी दौरान पत्थरबाजी भी हुई थी और ये मामला एक मंदिर के पास जमीन को लेकर विवाद का मामला सामने आया। पुलिस को हालात पर काबू में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करने पड़े थे। तो साफ तौर पर गुजरात के बड़ोदरा में ये दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। मामले के कारण जमकर विवाद हुआ, पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर भी बम फेंके गए। चक्रवात सित्रंग पश्चिम बंगाल तट को पार करते हुए बरिसाल के निकट अब बांग्लादेश तट से टकराया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। आईएमडी ने कहा है कि दक्षिण पश्चिमी बंगाल के जिलों में मौसम के पूर्वानुमान से सुधार होने की संभावना है। 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बंगाल की उत्तरी खाड़ी से बांग्लादेश की ओर बढ़ी इस मौसम प्रणाली के कारण पश्चिम बंगाल की तटीय जिलों दक्षिण
24 परगना, उत्तर 24 परगना, साथ ही पूर्वी मेदिनीपुर से मध्यम से भारी बारिश स्तर की बारिश हुई और मौसम खराब हुआ, जिसने दीपावली और काली पूजा उल्लास को कम कर दिया। कोलकाता में क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने कहा कि चित्रंग ने सोमवार को रात 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच बांग्लादेश में बारिसाल के पासा तिनकोना द्वीप और सैंडविच के बीच 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट से टकराया। बांग्लादेशी मीडिया ने बताया कि चक्रवात का कारण वहां दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में बारिश है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी की सोच में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वाजपेयी नेहरू के जमाने के प्रोडक्ट है, लेकिन मोदी एक ही चीज में लगे हुए हैं कि जवाहरलाल नेहरू की विरासत को कैसे मिटाए। जयराम ने बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनको जनादेश मिलेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, हमें अनेकताओं का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश में फखरुद्दीन एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हम एकता के शहनाई बजाते हैं। आपको बता दें कि ऋषि सुनक के ब्रिटेन के पीएम बनने पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तंज कसा था कि यूनाइटेड किंगडम में अल्पसंख्यक ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन हम भारत में सीएए और एनआरसी से बंधे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा था कि क्या महबूबा जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगी। रविशंकर के इस बयान पर जयराम रमेश का बयान भी सामने आया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर जयराम रमेश ने कहा कि आज यात्रा का दिन है, वहीं पूरे 41 से ज्यादा दिन पूरे सड़कों पर थी और 7 दिन का ब्रेक था। 41 दिनों में 1200 किलोमीटर की यात्रा तय की गई। वहीं 18 जिलों से ये यात्रा अब तक गुजरी है और परसों से यात्रा तेलंगाना से शुरू होगी। इसके बाद हम महाराष्ट्र के नांदेड़ में पहुंचेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि औसतन 21 किलोमीटर हम रोज चलते हैं और 50 के करीब संस्था अब तक राहुल गांधी से मिली हुई है। वहीं हमने किसान से जुड़े मुद्दों पर भी हर जगह उठाए हैं और दूसरा मुद्दा बेरोजगारी, खास तौर से लघु उद्योग का है, जो तमिलनाडु में बंद हुए पड़े हैं। अब तक 1/3 यात्रा पूरा हो चुका है और कर्नाटक में जहां बीजेपी की सरकार है वहां उनकी कोशिशों के बावजूद भी यात्रा उत्साहपूर्ण ही रहेगा। तो साफ तौर पर जयराम रमेश जो है वो पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए कि नेहरू से प्रभावित थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन पीएम मोदी जो है वो उनकी निशानी को मिटाने पर तुले हुए हैं। वाजपेयी और मोदी की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन नेहरू के जमाने के प्रोडक्ट है। झारखंड की राजधानी रांची में दीपावली के दिन एक बस में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घटना राज्य के सबसे व्यस्त बस टर्मिनल में से एक लोअर बस थाना क्षेत्र के खतगड़ा में हुई थी। साथ ही उन्होंने बताया कि बस में आधी रात के आसपास आग लग गई, जिससे बस में मौजूद ड्राइवर और खलासी के जलने से मौत हो गई। माना जा रहा है कि शराब के नशे में होने की वजह से दोनों अपना बचाव नहीं कर पाए। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि वे आग के कारणों की जांच कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि आग बस के अंदर मोमबत्तियां जलाने के कारण लगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान बस के ड्राइवर 50 वर्षीय मदन मोहंतो और खलासी 25 वर्षीय इब्राहिम के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि महतो गुमला जिले का रहने वाला है, जबकि इब्राहिम पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा का निवासी था। पुलिस ने बताया कि जब घटना घटी तब ड्राइवर ने खलासी बस में ही सो रहे थे और पुलिस ने बताया कि बस की हालत देखकर लगता है कि उन्होंने दीपावली के दिन बस में मोमबत्तियां जलाई थी।
मोमबत्तियों की वजह से बस में आग लग गई और शायद शराब के नशे में होने की वजह से उन्हें आग की तापिश महसूस नहीं हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि जब तक फायर ब्रिगेड की सूचना मिलती तब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना पर दुख जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में इतिहास रच दिया है। महज उम्र में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को वो कर दिखाया जो शायद किसी कल्पना में भी कोई नहीं कर सकता था। उनको प्रधानमंत्री बनाते हुए भारत में भी लोग जश्न मनाने की बात करने लगे। ट्विटर पर ऋषि सुनक को लेकर धड़ाधड़ ट्वीट हुए और भारतीय राजनेताओं ने भी ऋषि सुनक को बधाइयां दी। हालांकि इस बीच ट्विटर पर मुस्लिम पीएम भी ट्रेंड करने लगा है और लोगों ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को खूब ट्रोल किया। साथ ही आपको बता दें कि मुस्लिम पीएम क्यों ट्रेंड हुआ है, शशि थरूर को ट्रोल्स का सामना क्यों करना पड़ा था। दरअसल ब्रिटिश संग्रहालय के अध्यक्ष जॉर्ज ऑसबर्न ने ऋषि सुनक के पीएम बनने को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि दिन के अंत तक ऋषि सुनक प्रधानमंत्री होंगे। कुछ सोचते हैं मेरी तरह वह हमारी समस्याओं का समाधान है, दूसरों को लगता है कि वह समस्या का हिस्सा है। लेकिन आपकी राजनीति जो भी हो, आइए हम सब पहले ब्रिटिश एशियाई के पीएम बनने का जश्न मनाएं और अपने देश पर गर्व करें जहां ऐसा हो सकता है। अब उनके इस ट्वीट को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रीट्वीट किया है और लिखा कि अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि हम सभी को ये स्वीकार करना होगा कि ब्रिटेनियों ने दुनिया में कुछ बहुत ही दुर्लभ काम किया है। अपने सबसे शक्तिशाली कार्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को मौका दिया। हम भारतीय ऋषि सुनक के लिए जश्न मनाते हैं। आइए ईमानदारी से पूछें, क्या यह यहाँ हो सकता है? वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए राज प्रथम के साथ। Hello, ladies. नील, मेरी चांद के लिए चांद का टुकड़ा। सो चीजी नील, यंग रोमांस है हमारा, कुछ हटके कुछ अलग करके दिखाओ यार। एक्सक्यूज मी, कुछ अलग देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी। यंग जनता को यही मानता। थोड़ा स्पेस मिलेगा? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को एक शख्स ने सरेआम सौटे मारे। दरअसल दुर्ग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ एक रस्म के तहत ऐसा किया गया। वह गौरा पूजा के अवसर पर मौजूद थे और एक शख्स लगातार उनके हाथ पर सौटे मार रहा था। इस मामले से जुड़ा वीडियो भी सामने आया। हालांकि हैरान की बात यह है कि जो शख्स सौटे मार रहा है वो किसी तरह की रियायत करता हुआ नहीं दिख रहा। वह पूरी ताकत से सीएम के हाथ पर सौटे मारता दिख रहा है। हालांकि सीएम बघेल मुस्कुराते हुए खड़े नजर आए। रस्म पूरी होने के बाद सीएम और वो शख्स एक दूसरे का अभिवादन करते रहे। सौटे मारने वाले शख्स का नाम वीरेंद्र ठाकुर बताया जा रहा है। उसने मुख्यमंत्री के हाथ पर परंपरा के मुताबिक सौटे मारे। दरअसल यहाँ ये मान्यता है कि गौरा पूजा के मौके पर सौटे से किया गया हमला अनिष्ट को टालता है और खुशहाली लाता है। सीएम बघेल हर साल इस अनुष्ठान में हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। तो
साफ तौर पर यहाँ पे एक शख्स जो है वो सीएम भूपेश बघेल को सौटे मारते हुए नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक रस्म है गौरी गौरा पूजा, जिस अवसर पर छत्तीसगढ़ की सीएम जो है वहाँ मौजूद रहे और इस दौरान छत्तीसगढ़ में ये रस्म है कि वहाँ पे सौटे मारने से खुशहाली आती है और अनिश्चितता दूर होती है। करीब 2 घंटे तक ठप रहने के बाद व्हाट्सएप की सेवाएं बहाल हो गई है। आपको बता दें कि भारत में दोपहर 12:30 बजे से यूजर्स को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने या देखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दरअसल व्हाट्सएप की चैट और ग्रुप चैट में ये डाउन देखने को मिल रहा था। यूजर्स को व्हाट्सएप पर स्टेटस देखने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। वहीं सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप चैट में मैसेज करने में समस्या देखने को मिल रही थी और इसके बाद नॉर्मल चैट से भी यूजर्स मैसेज नहीं देख पा रहे थे। मेटा ने भी इसकी पुष्टि की थी। व्हाट्सएप की सेवाएं ठप होने को लेकर हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर शिकायत दर्ज कराई थी। स्वतंत्र ट्रैकिंग पोर्टल डाउन डिटेक्टर ने भी व्हाट्सएप की सेवा ठप होने की पुष्टि की थी कि सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया है। भारत में यूजर्स के व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वहीं मेटा कंपनी के प्रवक्ता ने भी व्हाट्सएप ठप होने को लेकर बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि हमें पता है कि कुछ लोगों को संदेश भेजने में समस्याएं आ रही है और हम जल्द से जल्द सभी के लिए व्हाट्सएप को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में व्हाट्सएप ने ऑफिशियली घोषणा की थी कि 25 अक्टूबर से व्हाट्सएप कई स्मार्टफोन में अपना सपोर्ट बंद कर देगा। इस फोन में एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। इसके बाद व्हाट्सएप पर ये डाउन देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पर आज कुछ समय के लिए व्हाट्सएप की सेवाएं जो है वो ठप हो गई थी। हालांकि 2 घंटे के बाद व्हाट्सएप फिर से चलने लगा था, फिर से बहाल हो गया। मेटा ने इस बात की पुष्टि की है कि उसकी सेवाएं ठप हो गई हैं। इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने अपने दामाद ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के लोगों के लिए बेहतर काम करेंगे। वहीं ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर हैं और उनकी मां एक क्लिनिक चलाती थी। ऋषि के दादा दादी का जन्म पंजाब प्रांत में हुआ था। इस लिहाज से ऋषभ की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। ऋषि 3 भाई बहन में से सबसे बड़े हैं और ऋषि के पिता का जन्म केन्या और मां का जन्म तंजानिया से हुआ है। साथ ही ऋषि ने राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई ब्रिटेन के विंचेस्टर कॉलेज से की है। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए थे। ऋषि ने फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स और एमबीए की पढ़ाई भी की हुई है। साथ ही पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋषि सुनक गोल्डमैन सैक्स के साथ काम भी कर चुके हैं। फिर वह हेज फंड फार्म्स में पार्टनर भी बन गए थे। इसके बाद ऋषि ने एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी की स्थापना भी की थी। साथ ही भारत के लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, वह पहले ऐसे भारतवंशी है जो ब्रिटेन में इतनी बड़े पद पर पहुंचे। पेनी मॉर्डॉन्ट के नाम वापस लेने के बाद ऋषि का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया था। ऋषि सुनक के समर्थन में 180 से ज्यादा सांसद आए थे। अब ये कहा जा रहा है कि वह 28 अक्टूबर को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री का शपथ ले सकते हैं और साथ ही 29 अक्टूबर को कैबिनेट का गठन भी किया जा सकता है। पीएम मोदी ने भी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बधाइयां दी है। उन्होंने कहा कि ऋषि सुनक को हार्दिक बधाइयां, जैसे ही आप यूके की पीएम बनते हैं मैं वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने के लिए और रोड मैप 2023 को लागू करने के लिए तत्पर हूँ। ब्रिटेन की भारतीयों के जीवित पुल के विशेष दिवाली की शुभकामनाएं, क्योंकि हम अपने ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक साझेदारी में बदलते हैं। तो साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ऋषि सुनक को बधाइयां दी गई। उन्होंने कहा कि ऋषि सुनक को हार्दिक बधाइयां, एक साथ मिलकर काम करने के लिए मैं तत्पर हूं। साथ ही रोड मैप 2023 पे काम करने के लिए भी मैं तत्पर हूं। ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक साझेदारी में बदलने का ये समय है और ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं।
दिवाली के बाद 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा मुंबई से बदतर और सबसे खराब स्तर पर बताई जा रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के रोग नियंत्रण राष्ट्रीय केंद्र की वेबसाइट के मुताबिक मंगलवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 325 दर्ज किया गया, जो सबसे खराब श्रेणी में आता है। इसका मतलब ये है कि हवा सांस लेने लायक तक नहीं है। वहीं मुंबई के AQI भी खराब श्रेणी में बताई गई। वेबसाइट के मुताबिक इसे संतुलित श्रेणी में रखा गया। वहीं इसके देश के 4 महानगरों में से बाकी 2 चेन्नई और कोलकाता का AQI क्रमशः 233 और 38 दर्ज किया गया। 233 AQI के साथ चेन्नई की हवा खराब श्रेणी में बताई गई और 38 AQI के साथ कोलकाता की हवा अच्छी बताई गई। इस बार दिवाली के दूसरे दिन भी दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में रहा, लेकिन पिछले साल स्थिति इससे भी ज्यादा खराब थी। 2021 की दिवाली के अगले दिन दिल्ली का AQI 462 दर्ज किया गया था। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 7 सालों से दिवाली के अगले दिन दिल्ली की हवा सांस लेने लायक तक नहीं रही। आंकड़ों में 2016 में दिल्ली की AQI 445 और 2017 में 407, वहीं 2018 में 390 और 2019 में 368 और 2020 में 435 और 2021 में 462 रहा था। तो दिवाली के बाद से ही देखा गया दिल्ली का जो वायु गुणवत्ता है वो काफी खराब श्रेणी में रखा गया। प्रदूषण बढ़ने के कारण जो है वो वायु सांस लेने लायक नहीं बची है। दिल्ली का AQI 332 दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए सभी पार्टियां अपनी पूरी तैयारियों करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में मंगलवार यानी कि 25 अक्टूबर को फिर से बीजेपी लखीमपुर में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सरकार के कई मंत्रियों समेत तमाम दिग्गज फिर से लखीमपुर के जमावड़ा लगाने जा रहा है। वहीं गोला सीट पर सिख समुदाय के वोटरों को रुझाने के लिए कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद नानकामता गुरुद्वारा जाकर मत्था टेकेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बुधवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना गोला गोरखनाथ में अमन गिरी के लिए प्रचार करने के लिए भी पहुंचेंगे। इसके अलावा 27 अक्टूबर को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी लखीमपुर में डेरा डालने जा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी 2 नवंबर तक वहीं रहेंगे और चुनाव की सारी कमान संभालेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोकर्णनाथ पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी अमन गिरी के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पार्टी के कुल 44 प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई थी, जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हैं। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन सिंह, धर्मपाल, अरुण सिंह, दिनेश शर्मा, कौशल किशोर, जितेंद्र प्रसाद और सुरेश खन्ना का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। दरअसल मार्च में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न हुए और उस दौरान लखीमपुरी की गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी के अरविंद गिरी जीत हासिल कर विधायक बने थे। 6 सितंबर को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। उसके बाद से ये सीट खाली हो गई है। अब बीजेपी स्वर्गीय अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को उम्मीदवार बनाकर उतार रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विनय तिवारी को अपने कैंडिडेट्स भी बनाया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।